है। जिस तरह हबीब भाई वो ज़िले के सदर भी हैं, उसके साथ और उनके और उसमें मतलब वो काफ़ी सारी उनको मसरूफियात हैं, वो भी काफ़ी सारे ओहदे दिए हुए हैं। अहमद भाई के भी साथ ये सीन था, उनको भी मल्टीपल्स ओहदे दिए हुए थे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और भी इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं है ओहदे देने के लिए? किसी के ऊपर भरोसा नहीं है उनको कि जिस तरीके से माजरत के साथ बाकी जो जमातें ग्रेटर के दक्कन को भी इस तरीके से बेच रही होती हैं, और पीपल्स पार्टी अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी जो बजट है उसको ज़ाया नहीं करते। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी एक पोर्ट्रेट की जाती है कि यार वो एक बिल्कुल जोशीले हैं, गुंडा टाइप हैं। तो इस तरह क्यों इस तरह तरीके से तंग कर रहे होते थे। तो हमने तो पीपल्स पार्टी के अंदर, मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में ना कभी गुंडागर्दी देखी है, ना किसी को करते हुए देखा। जिनको देखा था अब उनसे कराची वालों की जान छूट गई। पार्टी की बुनियाद जो रखी गई उसका सपोर्ट जो 1970 में आगाज हुआ रोटी कपड़ा और मकान के नारे से, आज 2025 है, लेकिन अवाम अब तक जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए रो रही है। क्यों? हमारी BISP स्टार्ट किया हमने। उसके बारे में तो लोग कहते हैं कि ये BISP जो है ये स्कीम सिर्फ वोटों को जो है ना सेव करने की स्कीम है। क्या ये बात दुरुस्त है? डाउन के जो चेयरमैन साहब हैं फरहान गनी साहब, उनके माँ बड़ा एक जो है ना हाइप दी जा रही है। वो आपको ही पता सारा कुछ जो भी है सोशलाइज प्रेस कुछ है, तो वो बता रहे हैं कि जो जिसको मारा गया वो बड़ा ऑफिसर था। अगर ये चीज़ किसी आम शख्स के साथ होती तो ये चीज़ अभी तक हो रही होती। अगर मैं बात करूं सिंध कैबिनेट की, कैबिनेट में मैक्सिमम कोई 18 के करीब के मेंबर्स हैं। उनमें से 18 में से जो मैंने सर्च किया, मैंने जो उसके ऊपर अपनी वर्किंग की है, 18 में से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 की जो मेरे पास उसके अंदर एजुकेशन आ रही है, बाकी 13 की एजुकेशन गायब है। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से भुट्टो को नाम हटा दूं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? पीपल्स पार्टी अवाम में किस वजह से मशहूर है? जलसा, जियाला या फिर बिरयानी? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रियान लोधी। माने जाते हैं ये बिलावल के जवान खिलाड़ी, माने जाते हैं ये बिलावल के जवान खिलाड़ी। आज की पॉडकास्ट के मेहमान बने हैं वकास हुसैन लशारी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वकास भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आपने सब खैरियत से? वकास भाई बहुत बहुत मशकूर हूँ आपका, जो आपने वक्त दिया अपनी कीमती वक्त में से। मैं आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ दिख रहा है आपको, वकास भाई, ये किसी तारुफ पे मोहताज नहीं है। माशाल्लाह आज कल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतना जो है सोशलाइज होगी, आप लोग इनको बखूबी जानते होंगे। ये ज़िला कुरंगी के यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसी के साथ साथ इनके और इतने सारे ओहदे हैं, इनसे जानेंगे इनसे। तो वकास भाई माशाल्लाह आप जवान हैं, यंग हैं, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है। उसी के साथ साथ आप जो है सिंध सॉलिडरिटी मूवमेंट के जो है पब्लिक ऑफिसर भी मेरे ख्याल से, उसी के साथ जो है आपके और भी ओहदे हैं। तो वकास भाई इतने तमाम ओहदे आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं? बस पीपल्स पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है कि उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी से नवाजा है, और यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, इसके साथ डिजिटल मीडिया का हेड हूँ और PRO हूँ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, और उसको मैनेज कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और क़यादत को नज़र आ रहा है, इसकी उन्होंने मुझे जिम्मेदारियाँ दी हैं। वकास भी आपसे पहले मेरे पास हबीब भाई आए, उससे पहले अहमद भाई है, उन तमाम के पास मल्टीपल्स ओहदे थे। जिस तरह हबीब भाई वो ज़िले के सदर भी हैं, उसके साथ और उनके और उसमें मतलब वो काफ़ी सारी उनको मसरूफियात हैं, वो भी काफ़ी सारे ओहदे दिए हुए हैं। अहमद भाई के साथ ये सीन था, उनके भी मल्टीपल्स ओहदे दिए हुए थे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास और भी इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं है ओहदे देने के लिए? किसी के ऊपर भरोसा नहीं है उनको? बाकी लोगों पे भी भरोसा है और वो बाकी लोगों को भी डेजिग्नेशंस देते हैं। अच्छा, आप अहमद की बात कर रहे हैं, तो अहमद रज़ा इलेक्टेड चेयरमैन है और मदर पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इसी तरीके से हबीब बंगर जो है वो PS के सदर है और UC के चेयरमैन इलेक्टेड चेयरमैन हैं। पार्टी का डेजिग्नेशन और इलेक्टेड चेयरमैन 2 अलग चीज़ें हैं, लेकिन पार्टी की आदत समझती थी कि वो अपनी UCs में आवाम की खिदमत कर सकते हैं, और वो सोशल वर्कर, बहुत अच्छे वर्कर है दोनों, और पार्टी की आदत ने उन पर एतमाद किया, उन्हें टिकट दिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि महदूद मुद्दत में ये किसी पे ज़्यादा बिलीव आउट हो। वो देखती है पार्टी की आदत, अगर वो काम करना चाहते हैं, उनमें इंटरेस्ट है, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और इसी तरीके से हमें मिली हुई हैं जिम्मेदारियाँ। अच्छा वकास भाई, आप जो है डिजिटल मीडिया के एक ओहदेदारान हैं। डिजिटल मीडिया में समझता हूँ कि किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत ज़्यादा कोर के काम करते हैं। अब जिस तरह आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से काम होंगे, बहुत से ज़्यादा प्रोजेक्ट होंगे,
मेरे पास वो मैं बात करूँगा अहमद भैया है, हबीब भैया है, नासिर भैया है, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत प्रोजेक्ट हैं, लेकिन हम उसको बेच नहीं पा रहे। तो वजह क्या है? क्या पीपल्स पार्टी की डिजिटल मीडिया उस तरह काम नहीं कर पा रही है, उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पा रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सोशल मीडिया है, वो जो सही मायनों में जो बनी है, वो अभी रिसेंटली 1 साल हुआ है उसको, और अभी 2 साल हो जाएँगे तो ये अनाउंसमेंट हुई थी इसकी। तो जहाँ तक आपने कोई बात की डिजिटल मीडिया की, तो पीपल्स पार्टी की पहले कोई विंग रही नहीं है। सही। फर्स्ट टाइम विंग बनी है 2024 जनवरी में, और मुझे डिजिटल का हेड बनाया। इससे बैक साइड में आप चले जाएँ तो कभी भी पीपल्स पार्टी ने इतना इसको अहमियत दी नहीं। ग्रास रूट पे काम करने वाली जमात थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त की ज़रूरत, तो डिजिटल मीडिया बन रही है और सारी चीज़ों को हाईलाइट कर रही है। माजी की अगर वो बात करते हैं तो वो बिल्कुल सही कहते हैं कि जिस तरीके से माज़रत के साथ बाकी जो जमातें गटर के ढक्कन को भी इस तरीके से बेच रही होती है, और पीपल्स पार्टी अरबों रुपए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी जो बजट है उसको ज़ाया नहीं करते कि अखबारों में शाया कर रहे हैं। हर एक अखबार में चल रहा है भाई कि गटर की लाइन लगवा दी माज़रत के साथ। तो जितनी गवर्नमेंट की कैपेसिटी होती है या जमात की होती है उस हद तक हम रखते हैं, लेकिन अभी हमने कोशिश की है कि इसको सही तरीके से हम आवाम के सामने रख सकें तमाम तर प्रोजेक्ट्स को। और आप हमारे तमाम डिजिटल के पेजेस देखेंगे, ट्विटर पे भी, फेसबुक पर भी हम इस पर काम कर रहे हैं, और मज़ीद जितनी भी तफ़सीलात हैं वो शेयर भी करते हैं। और जो माजी के भी प्रोजेक्ट्स हैं शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज दिन के, तो वो हम शेयर कर रहे हैं अब सोशल मीडिया पे जो पीपल्स पार्टी की खिदमत है। अच्छा वकास भाई, जो अगर हम सर्वे करें तो इसी टेन्योर के अंदर, ये 6 मंथ्स के अंदर जो यूथ आपके साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड हुई है, तो उससे पहले जो कि यूथ का एक परसेप्शन था कि यार ये आउटडेटेड पार्टी है, इसमें कुछ काम नहीं है, तो आपने उन लोगों को कन्विंस किस तरह किया अपने साथ मिलाने के लिए? देखिए, यूथ की जहाँ तक बात है, फिर कराची के अंदर आपको पता है कि माजी में एक जमात काबिज़ थी, और वो कभी नहीं चाहती थी कि कोई और जमात इन इलाकों में काम करे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बैरियर था अवाम के दरमियान, और वो एक जमात थी। उससे 2016 और 15 में ऑपरेशन वगैरह हुए रेंजर के, और सारी चीज़ें अब जो मैसेज कन्वे हम करते हैं वो अब आसानी कर सकते हैं। और पीपल्स पार्टी पहले भी इतनी मकबूल थी जितनी आज है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि जो यूथ आपको अब नज़र आ रही होती है सोशल मीडिया पे और सारी चीज़ों पर, अब सोशल मीडिया का भी दौर है, और लोग हमारे साथ अब आसानी इंगेज हो जाते हैं, और जो ग्रास रूट पे पीपल्स पार्टी का काम है वो नज़र आ रहा है नौजवानों को। और अब नौजवान ये समझते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक बेहतरीन इंतखाब है, और वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा वकास भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट ही जाती है कि यार वो एक बिल्कुल जोशीले हैं, गुंडा टाइप हैं, तो इस तरह क्यों इस तरह क्यों पोर्ट्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर को? मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं तो आपको गुंडा नज़र नहीं आ रहा हूँ। वही ना, अब लोग इस तरह पोर्ट्रेट कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? मैं तो उन पे क्या कह सकता हूँ, उनको पता नहीं किसने इस तरह कह दिया कि पीपल्स पार्टी में गुंडे हैं। पीपल्स पार्टी में कोई गुंडे नहीं है। जिनमें गुंडे थे वो गुंडे तो फारिग कर दिए गए, असल गुंडे जो थे, और वो कराची के माँ बखूबी जानती है कि कौन थे वो, जो आवाम को हर तरीके से तंग कर रहे होते थे। तो हमने तो पीपल्स पार्टी के अंदर, मैंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में ना कभी गुंडागर्दी देखी है, ना किसी को करते हुए देखा। जिनको देखा था अब उनसे कराची वालों की जान छूट गई है। अब उनको चाहिए कि वो अपनी जमात का इंतखाब करके उस पर सियासी काम कर सकते हैं, वो अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर सकते हैं। वकास भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो रखी गई उसका सफ़र जो 1970 में आगाज़ हुआ रोटी कपड़ा और मकान के नारे से, आज 2025 है, लेकिन अवाम अब तक जो है रोटी कपड़ा और मकान के लिए रो रही है, क्यों? रोटी कपड़ा और मकान के लिए पाकिस्तान की अवाम रो रही है बकौल आपके शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी, बिल्कुल, और यही हमारे मंशूर थे। रोटी और कपड़ा मकान की जहाँ तक बात है, तो आपके सामने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम से जब मोहतरमा असद ज़रदारी साहब की हुकूमत आई 2008 में, तो उन्होंने BISP का प्रोग्राम रखा। उसमें आज भी लोग वजीफ़ा ले रहे होते हैं। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट खोले फ्री नौजवानों के लिए, जिनमें वो तालीम भी हासिल कर रहे थे, उनको भी वजीफ़ा मिल रहा था। रिसेंटली सैलाब आया है तो मकान भी बस पार्टी दे रही है। तो मुझे नहीं पता कि आवाम को ये क्यों नहीं नज़र आ रहा है कि जो हमारा मंशूर था उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सही है। मेरी नज़र से अगर आप देखें या सोशल मीडिया का आज दौर है, अगर आप अभी भी अपना मोबाइल निकालेंगे और पीपल्स पार्टी का पेज शेयर करेंगे, सर्च करेंगे,
तो उस पे आपको चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब ख़वातीन को उनके मालिकाना हक़ूक़ देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं वो तमाम तर मंशूर पे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी काम किया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी काम किया और मोहतरम आसिफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी काम किया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब भी उसी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और वो नज़र भी आ रही है। जिस तरह ये बात की आपने मोहतरमा साहिबा की, तो उनके दौर में जो है आईटी का एक नया आगाज़ किया गया और मल्टीपल इंटरकॉम स्टार्ट किया गया। तो उस ज़माने में ये काम हुए यूथ के लिए, लेकिन आज के दौर में मेरे ख्याल नहीं है कि कोई इस तरह को भी इनिशिएटिव लिया गया हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। मैं फिर वही बात करूँगा कि जो हमारी बीआईएसपी स्टार्ट किया हमने, उसके बारे में तो लोग कहते हैं कि ये बीआईएसपी जो है ये स्कीम सिर्फ वोटों को जो है ना सेव करने की स्कीम है। क्या ये बात दुरुस्त है? ये अगर वोटों को सेव करने की स्कीम होती तो इनकी बहुत बड़ी तादाद तो हमारे जो मुखालफिन सियासी जमातों के इलाके हैं उनसे बिलोंग कर रही होती है। वहाँ ज़्यादा ख़वातीन इससे फ़ायदा उठा रही हैं। तो ये तो ना समझ आने वाली बात है, कौन से नादान लोग करते हैं। और रही बात आईटी की, आपने बात की, मैं बीएसपी का जिक्र इसलिए कर रहा था कि इससे ही मुंसलिक हमारा जो है इंस्टीट्यूट के ऊपर वर्किंग चल रही है। कम से कम 100 से 150 कोर्सेज़ हर 6 महीने बाद हम इसको देते हैं, फॉर्म्स के जारी होते हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो उस पर एडमिशन भी ले रहे होते हैं, वजीफ़ा भी ले रहे होते हैं। और ये जो आपके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ कराची के अंदर, उनमें हम ये कोर्सेज़ करवा रहे होते हैं फ्री। तो हम उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये जो बात आपने की कि वोट सेव करना, तो हमारा मकसद सिर्फ वोट सेव नहीं करना है, मुल्क की खिदमत करना भी है। सही है। अच्छा वकास भाई, जिस तरह आप बात कर रहे हैं आपका मकसद ये नहीं है। अगर हम देखें थोड़ा बैकवर्ड जाएँ, जिस तरह हमारे पास नवाब शाह है, खुदा बख्श इलाका है और मल्टीपल्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंटर्स हैं, जी। वहाँ की हालत भी इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि यार वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद है, पूरा सब कुछ वहाँ पर इनकी हालत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर इस तरह की हालात नहीं है। तो वजह क्या? लाड़काना की अगर आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आप लास्ट टाइम लाड़काना कब गए थे? लास्ट में ऐसे कोई 2-3 महीने पहले गया था उसे। पता नहीं कौन से इलाके से आप हो गए हैं, वरना लाड़काना इस तो सबसे बेहतरीन इलाका बन गया मेरे ख्याल से। अब कराची की रोड ख़राब होना शुरू हो गए हैं जो पुराने टाइम पे बने हुए थे, लेकिन लाड़काना डेवलपमेंट हो रही है। वहाँ पे सोलर लाइटें लग चुकी हैं, कैडेट गर्ल्स कॉलेज बना हुआ है, वहाँ पे एनआईसीडी है। वहाँ पर जो आपका चांद का मेडिकल कॉलेज था आज वो यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो माजी में देखने को नहीं मिले। आज वहाँ पे ब्रिजेज़ हैं लाड़काना के अंदर, जिसे आप देहाती इलाका समझते थे, तो वो बनिस्बत माजी के जो 15-17 साल पीपल्स पार्टी के लगातार गुजरे उसमें बेहतरी आई है। आप सक्खर की तरफ जाएँ तो वहाँ पे सबसे बड़ा एनआईसीडी हॉस्पिटल आपके पास है, गंबड़ का हॉस्पिटल आपके पास है, हैदराबाद में डेवलपमेंट आपके पास है, पीपल्स बस वहाँ पे शुरू हो गई है सक्खर में, हैदराबाद में। तो ये तो बेहतर कारकर्दगी की तरफ जा रहे हैं। सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की वहाँ पर भी आ गई है सक्खर में, हैदराबाद में, वो लाड़काना में भी काम कर रही है। तो माजी में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो डेवलपमेंट हुई है, पूरे सिंध में हुई है, जिस तरीके से कराची में हमारा फोकस है, हर जगह पर है। जिस तरह वकास भाई अभी आपने बात की सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, हालिया बारिशें जो हुई हैं, आप उनके पीआरओ भी हैं, तो जो हालिया बारिशें हुई हैं उसमें उसका कितना किरदार है? अगर देखें रोड की जो ब्लॉकेज है वो ज़्यादातर कचरे की वजह से हुई है, तो इसमें कहाँ खड़ी है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? मेरे नज़रों से भी कुछ वीडियोस गुजरी थी। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पब्लिक इलेक्शन ऑफिसर जो मैं हूँ वो हूँ गेंसो कंपनी की तरफ से। सही। लांडी की जहाँ तक मेरे नज़रों से वीडियो गुजरी थी, तो वो लांडी जो है वो गेंसो कंपनी के पास नहीं है। सही। वो स्पेसिफिक कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से दिया हुआ है, तो उसका तो हम जवाब दे हैं नहीं। रही बात बनस्बत इसके जो बकाया टाउन्स थे, उससे हमने न सिर्फ गार्बेज उठाया था, बल्कि केएमसी की जानिब से तमाम नाले भी साफ़ किए गए थे, सारी चीज़ें हुई थी। अब होता ये है कि अभी रिसेंटली में कुछ वीडियोस देख रहा था, हमारे डंपिंग पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर कचरा गाड़ियाँ फेंकती हैं और फिर वहाँ से उठाती हैं। तो ज़ाहिर बात है जो हमारे डंपिंग पॉइंट मखसूस पॉइंट्स हैं, तो वहाँ से तो कचरा गायब हो ही नहीं सकता ना। ये तो ना समझ आने वाली बात है। तो हमारे कुछ नादान दोस्त जो हैं वो वहाँ कचरा कुंडी के बाहर खड़े होकर वीडियोस बना रहे होते हैं। ओ भाई देखें पीछे कचरा पड़ा है। तो मैंने भाई कहाँ कचरा पड़ा होगा? कचरा कुंडी में पड़ा होगा ना, जहाँ पे गाड़ियाँ फेंक रही हैं और वहाँ से। और ये रोज़ की प्रैक्टिस है। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है कि डोर टू डोर कैंपेन बेहतर तरीके से हो सके। अगर कहीं नहीं हो रही तो हम उस कंप्लेन को सॉर्ट आउट करते हैं। कहीं इवेंट्स वगैरह होते हैं तो हमसे जितना कोऑपरेट हो सकता है। अगर आप माजी में चले जाएँ, जब ये जिम्मेदारियाँ यूसीज के पास थी, टाउन्स के पास थी, तो ये जितने भी आपको मेन रोड्स नज़र आ रहे हैं, मैंने तो सारी ज़िंदगी इस कोरंगी में गुजरी है,
यहीं की हमारी पैदाइश है, यहीं पढ़े हैं। इन्हीं मेन रोड्स पर कचरों के ढेर ढेर हुआ करते थे। आज स्वीपिंग हो रही है, मैनुअल स्वीपिंग भी हो रही है, मशीन के ज़रिए भी स्वीपिंग कर रहे हैं हम लोग। तो बनिस्बत माजी के आज शहर कराची भी बेहतर हो रहा है। सदर ब्लॉक था कचरे से, मुझे याद है अच्छे से, वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने 110% हो गए हैं, लेकिन बेहतर कर रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा वकास भाई, पाकिस्तान के कराची जो एक समझ लें हब है, अब यहाँ पर कराची सर्कुलर रेलवे का एक रिवाइव किया कि भाई इसको आपसे स्टार्ट करें, लेकिन अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। वजह क्या? इस पे इस तरह मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं जिनका वादा होता है कि करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहे। मुझे नहीं पता कि कौन से प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे, वरना तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जहाँ तक सर्कुलर रेलवे की बात है, ये एक तो वफाकी इदारा है। इस पे हमने काम करने की भी कोशिश की थी और इसको हमने स्टार्ट भी लिया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर नाजायज़ कब्ज़ा हुआ है। तो आपको जानते हैं कि 40 साल से कराची किनके पास था, उन्होंने कहाँ-कहाँ पे नालों के ऊपर कटिंग की हुई है, दुकानों की, मकानात बने हुए हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इसी तरह उन्होंने रेलवे की ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया हुआ है। हम जब उसके डिमोलिश की तरफ जाते हैं तो वो कोर्ट के पास जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो और रही बात दूसरे प्रोजेक्ट्स की, अगर आप बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की आप मिसाल ले लें। अभी आपका येलो लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, जो कोविड की वजह से रुक गया था। जाम सादिक के साथ ब्रिज बनना शुरू हो गया। ये येलो लाइन बस का ब्रिज है और ये यहाँ से दाऊद चौरंगी की तरफ जाएगा और ये हमारा रूट कोरंगी का नुमाइश तक जाएंगे यहाँ पे जो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो 1.5 लाख से 3 लाख पर डे की मैं बात कर, ये बसेस जो यहाँ पे चलेंगी इलेक्ट्रिक, वो यहाँ पर मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करेंगी। सही। इस तरह वकास भी अगर हम ये बात करें, रिसेंट जो एक वाक़या हुआ है, जो चिटनेसर टाउन के जो चेयरमैन साहब हैं फरहान गनी साहब, उन पे माँ बड़ा एक जो है ना हाइप दी जा रही है। बहुत आपको भी पता है सारा कुछ जो भी है सोशलाइज़ प्रेस कुछ है। तो वो बता रहे हैं कि जो जिसको मारा गया वो बड़ा ऑफिसर था। अगर ये चीज़ किसी आम शख्स के साथ होती, तो ये चीज़ अभी तक हो रही होती? देखें, मुझे इस केस के हवाले से इतनी नॉलेज है जितनी शायद आपको सोशल मीडिया पर। जहाँ तक उस अफसर की बात है जो यहाँ पर वाक़या हुआ है, टाउन चेयरमैन जो फरहान गनी साहब हैं, वो ज़ाहिर बात है उनका अपना टाउन है, उनका मूवमेंट रहती है। तो जो उनका स्टाफ था वो किसी के साथ शायद बहस कर रहा था, कोई मामला हो गया था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पे रोकी और वो उसको सॉर्ट आउट करवा रहे हैं ना। वो आप वीडियो में देख सकते हैं, वो हाथापाई नहीं कर रहे फरहान गनी साहब, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को हम हल कर सकें, लेकिन लोगों ने नेगेटिव परसेप्शन दे दिया। उनको मौका मिल गया मुखालफिन को कि यार कोई अल्लाह ना करे कोई, फरहान भाई को जितना मैं करीब से जानता हूँ बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक है और मेरी कोई इनके साथ कोई रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आती होंगी आपको। वो पार्टी के पीएस के साथ ज़िम्मेदार भी हैं, वो टाउन चेयरमैन भी हैं और हमारे कराची डिवीज़न के सईदनी साहब के भाई भी हैं। तो उस हिसाब से हमारी उनके साथ गैदरिंग्स रहती हैं, जितना भी मेरा उसके साथ वक्त गुजरा है वो एक अच्छी पर्सनैलिटी है उनकी। और उनके साथ जो ये मीडिया में मैं देख रहा हूँ मुखालफिन जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि वो कोई अफसर था तो ये मामला हो गया, अफसर हो या कोई भी हो, अगर ऐसी कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे आती है तो वो सिंध गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो वो एक्शन लेती है, माजी में भी लिया है। तो फरहान भाई का ये था कि वो गुजर रहे थे तो वो कहते हैं ना कि कोई बता के नहीं आती, वो खड़े हो गए तो माशाल्लाह हमारे यहाँ पे सब कैमरा मैन है, उन्होंने वीडियो बना दी। तो भाई फरहान भाई तो नहीं कर रहे थे। कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट सईदनी साहब का खुद वीडियो पैगाम आया कि हम इसको कानून के हिसाब से देखेंगे और अदालत में हम अपना मुकदमा रखेंगे। उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी वॉलंटरी, अब वो अदालत में पेश हो ले, इंशाल्लाह अदालत से रिहा होंगे तो फिर कोई दूसरी बात रहती नहीं है। बाकी मुखालफत वाले तो मुखालफत करते रहेंगे। जिस तरह अवकाश भाई, यूथ की एक मेजर चीज़ जो होती है वो थी एजुकेशन। अगर मैं बात करूँ सिंध कैबिनेट की, कैबिनेट में मैक्सिमम कोई 18 के करीब के मेंबर्स हैं। उनमें से 18 में से जो मैंने सर्च किया, मैंने जो उसके ऊपर अपनी वर्किंग की है, 18 में से सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 की जो मेरे पास उसके अंदर एजुकेशन आ रही है, बाकी 13 की एजुकेशन गायब है। तो इस तरह जो एजुकेशन गायब है, ये क्या पैगाम दे रही है यूथ को? कहाँ पे आपने सर्च किया? विकिपीडिया पे देखा मैंने, गूगल पे चेक किया कि भाई क्या उनकी क्वालिफिकेशन है। कौन से 18 कैबिनेट के मेंबर? जो सिंध कैबिनेट है, प्रोविजनल असेंबली जो है, जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने, उसके बाद अच्छा वैसे उसकी बात ही कर रहे हैं, ठीक। उनके एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वही वहाँ पर से मिसिंग है। विकिपीडिया को प्रोवाइड नहीं किया इन्होंने।
तो अगर मैं सर्च करना चाहता हूँ, या मैं एक यूथ के बंदा हूँ, चेक करूँ भाई कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आया वो उस लेवल के हैं या नहीं है। अब वहाँ से एजुकेशन ही मिसिंग है, तो ये क्या पैगाम था यूथ को? नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अगर विकिपीडिया पे नहीं आ रहा तो उनकी कोई इंफॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी होगी। सारे एजुकेटेड मिनिस्टर्स हैं। शर्जी नाम अहमद साहब पढ़े लिखे हैं, और आपके सामने सरदार हुसैन शाह साहब पढ़े लिखे हैं, सईद साहब पढ़े लिखे हैं, शर्जी नाम अहमद साहब आपके सामने। और मिनिस्टर का तो बात करने का तरीका ही बता देता है कि उनकी एजुकेशन कितनी है। तो सारे माशाल्लाह से पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर विकिपीडिया में नहीं है तो मैं विकिपीडिया वालों से बात करनी पड़ेगी कि उन्होंने हैरान हुई है इसको अपलोड कैसे किया। क्वालिफिकेशन वहाँ से मिसिंग है, तकरीबन तो 13 मेंबर जैसे जिनकी वहाँ से क्वालिफिकेशन ही नहीं आ रही। नहीं नहीं, सब पढ़े लिखे हैं। जिया लंजार साहब, ये एजुकेशन सबसे कोई मतलब मिसिंग है वहाँ से, इस तरह वहाँ से मिसिंग हो सकती है, सब पढ़े लिखे हैं। अब असल में होता क्या पता है, कुछ ऐसे जो हम और आप जो जनरेशन आ रही है ना, हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हैं। उन्होंने अपने कौन सुधारा हुआ ना, 30-40 साल दिए हुए सियासत को, ग्रास रूट पे पॉलिटिक्स किए, मिनिस्टर बने। तो उनका इन चीज़ों पे धीरे बहुत मिनिस्टर्स का नहीं होता। उन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर्स अनाउंस इसलिए किए में मीडिया के, यार वो उनको हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो नए दोस्त होंगे या जिनका ज़्यादा फोकस रहा होगा, उन्होंने अपडेट कर दिया होगा। तो जिसी का अपडेट नहीं होगा, जहाँ पे विकिपीडिया वाले देख रहे हैं तो क्या कर। मैंने आपको एक प्लस पॉइंट दे दिया, आप बात कर लेंगे ताकि जो कोई नया बंदा देख रहा हो उसको पता तो लगे नहीं हमारे जो मेंबर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं। चलो, तो मेरी तरह शॉर्ट न हो कि क्वालिफिकेशन ही नहीं नहीं ऐसा है। अच्छा, रऊफ भाई, जो अब्दुल रऊफ भाई, और एक बड़ा नाम है कराची का, रऊफ अहमद नगौरी जी, तो उनकी वापसी ये कराची डिवीजन में, तो उसको कैसा देखते हैं आप? रऊफ अहमद नगौरी पीपल्स पार्टी के जाले हैं और सीनियर हैं, और वो पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में भी रहे हैं, यूथ कराची के सदर भी रहे। और जब वो सदर थे तो वालिद साहब की डेथ हुई थी 2011 में। तो उनके इंतकाल के बाद जब मैंने सियासत का आगाज़ किया तो रऊफ भाई, फैसल शेख साहब, इनके साथ कोऑर्डिनेशन में मैं था। तो 2013 में तंजीमें चेंज होती हैं, ज़ाहिर बात है, एक तसलसल है कि हर किसी के ओहदे चेंज होते हैं। तो रऊफ भाई की अपनी भी कुछ ज़ाती मसरूफियात थी। अब जब मज़ीद वो एक्टिव हुए और सारी चीज़ें हुई, तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने उनकी उन तारी कुर्बानियों को देखते हुए उन्हें मौका दिया, उनकी काबिलियत को देखते हुए। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कराची में मज़ीद बेहतरी आएगी तंजीमी तौर पे भी, और शहर कराची में भी बहुत सारे नौजवान उनसे एक्सपायर हैं, और तंजीम से हटकर भी उनकी एक शख्सियत है। तो हमें भी ज़ाती तौर पे बहुत खुशी हुई कि रऊफ अहमद नगौरी को कराची का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी, बहुत बेहतरी आएगी। अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से भुट्टो को नाम हटा दूं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? अगर पीपल्स पार्टी से अगर आप भुट्टो का नाम हटा दें, तो पीपल्स पार्टी अपने जो आवाम को सर्व किया है, जो उन्होंने डोनेट की है इस पाकिस्तान और सिंध में ख़ास तौर पर, तो पीपल्स पार्टी अपने काम के साथ खड़ी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है अच्छा, भुट्टो को लेकर लोग ये कहते हैं कि जी भुट्टो का नारा है तो हम यहाँ पे हैं, तो अभी तो डेवलपमेंट हो चुकी है काफ़ी, हम आगे चलेंगे जनरेशन। तो जनरेशन भुट्टो का नाम तो देख ही रही है, उनकी ज़ाहिर बात है इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने शनाख्ती, एटम बम और दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं। जमहूरियत आज फल फूल रही है उनकी वजह से। लेकिन अगर आप भुट्टो के नाम को अगर हटाया भी देंगे, तब भी पीपल्स पार्टी के पास उसके काम है, उनकी जो तरक्याती काम उन्होंने कराए में, जो आवाम की खिदमत की हुई है, पीपल्स पार्टी अब स्टैंड नहीं है और खड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम में किस वजह से मशहूर है? जलसा, जियाला, या फिर बिरयानी? पीपल्स पार्टी अपनी खिदमत से मशहूर है, ना जलसों से, ना जियालों से, ना बिरयानी से। बिरयानी वाले आए थे 2013 में, उनकी बिरयानी पैक हो गई है, अभी वो अडियाला जेल गया। अच्छा वकास भाई, जो हमारी नौजवान आपको देख रहे हैं, नस्ल देख रही है, जी, उनके लिए उनका पैगाम आपका? नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि मुल्क की खिदमत के लिए आप किसी बेहतर सियासी जमात को जो आपको लगती है उसको ज्वाइन करें, और सोशल वर्क करें, आवाम की खिदमत करें, और ख़ास तौर पर मंशियात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, जो इस मुल्क को खा रही है उस पर अपना किरदार अदा करें, और तालीम की तरफ आएँ। और बेहतर है कि जब दुनिया आगे बढ़ती है तो उस हिसाब से, जो आज IIT जिसका आप जिक्र कर रहे थे, पेशेई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, तो उस पर भी फोकस करें और मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेकर जाए और सिर्फ भी तरक्की करें। सही। वकास भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया पॉडकास्ट करने।
मैं दुआ करूँ जो आपका एक विज़न है, जो आपके सोच है, अल्लाह आपको उसमें कामयाब करे इंशाअल्लाह, और आपको वो चीज़ें दिखाए जो आपने जिसके सोचा है। तो उम्मीद करता हूँ इस रात दीजिए हमें इजाज़त हमारे गेस्ट वकास लसानी साहब के साथ। इंशाअल्लाह आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।